क्योंकि कोविड के बाद से जो देश जीडीपी में सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं उसमें खुद चीन भी है और उसमें भारत भी कुछ लिहाज से है। फिर क्योंकि बिजनेस की सर ने बात की, रुपिंदर सचदेव सर ने, तो कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं लगभग 7600 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू के, 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन की हिस्सेदारी है। मैं ये कह रही हूं कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर चीन के खिलाफ एक संकेत संदेश देते आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से चीन के साथ व्यापारिक लिहाज से कट जाना भी कोई बहुत अच्छा कदम या बहुत अच्छी सोच नहीं है। हाँ, हमारे बॉर्डर इश्यूज उनके साथ हैं, बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए कमांडर लेवल की तमाम बैठकें एंड स्पेशली गलवान। जब हम चीन का एटीट्यूड ये देखते हैं, वो बार बार ये दोहराता है कि गलवान वैली हमारी है, उसको तो मैप से भी प्रॉब्लम है। उसको जब हम अरुणाचल में कुछ जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर रहे हैं, उससे भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और गाये बगाए ग्लोबल टाइम्स में सब कुछ निकलकर सामने आता है। तो सामने आप भले ही सतह पर सब कुछ कहें कि हाँ हम ठीक करने की कोशिश करें, अंदर ही अंदर चीन को बहुत चीजों से समस्या है भारत की। सर धन्यवाद पूर्णिमा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, चीन जो एक देश है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एंड चाइना भी अगर देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, और उस इंटेंशंस को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपना कंप्लीट मिलिट्री मूवमेंट किया है, तिब्बत के ऊपर उनका जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट है, उसको देखते हुए प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और ये तैयारी हम लोगों की लगी रहनी चाहिए। बातचीत चीन के साथ चलती रहनी चाहिए, आफ्टर ऑल चीन हमारा पड़ोसी है, बातचीत करना है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चीन काफी आगे है। आप ब्रिक्स के अंदर भी अगर देखें तो उसकी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन है। अमेरिका की अगर हम इकोनॉमी देखें G7 में तो वो $25 ट्रिलियन है। तो अगर हम देखें कि विश्व का आज की ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, जिसमें 5 और 4 9 देश है, विश्व का 45% आबादी, 48% क्रूड प्रोडक्शन, 30% जीडीपी, सिर्फ 9 देशों के बीच में यह है आज की तारीख में। और 20 से 30 देश लगे हुए हैं जो ब्रिक्स की एक सदस्यता चाहते हैं और ब्रिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली G7 को भी खतरा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कुलकर्णी सर, फ्रेंड हु इज अ फ्रेंड ऑफ डीप फ्रेंड ऑफ चाइना। यस सर, एब्सोल्युटली। लो, ऐसे परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि पुतिन क्या कहना चाहते हैं, पुतिन यही कहना चाहते हैं कि आप पश्चिमी देशों से कम सतर्क रहे। पश्चिमी देशों ने हम यूक्रेन को और रूस को लड़ाया है, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर ब्रिक्स के इससे भी चीन, भारत इस तरीके से और अगर हम अनबन रखेंगे तो इसका फायदा सिर्फ पश्चिमी देश ही उठाएंगे। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि पुतिन ने काफी दबाव डाला होगा शी जिनपिंग के ऊपर कि अगर आप इसी तरीके से अपने विस्तारवाद पे लगे रहेंगे, इसी तरीके से भारत के ऊपर जोर डालेंगे। आप तो भारत 6-7.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। भारत ही एक मार्केट है और आज चीन की जो नॉर्मल इकोनॉमिक स्टैंडिंग है उसमें धीरे धीरे गिराव आ रहा है। चीन भी अब देख रहा है कि सैंक्शन किस तरीके से पश्चिमी देश उससे सामान नहीं खरीद रहे हैं, किस प्रकार से रूस के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद किसने उस रूस की मदद की। तो रूस के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और रूस का प्रभाव चीन के ऊपर, तो चीन का यह खुद को यकीन आना कि वाकई पूरे विश्व में चीन जो है एक कॉर्नर है और ऐसा हालत है चीन की कि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा और भारत के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा है। और भारत एक ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर रहा है। भारत के मोदी जी का जिस तरीके से जहां पर भी जो है जो प्रभाव है, वो जो नेतृत्व दे रहे हैं उसके ऊपर सारी नजर है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है चीन के ऊपर दबाव जरूर आया होगा। और अगर हम देखें पहली बार भी जब डोकलाम में हुआ तब भी डोकलाम का कब सुधरा, ब्रिक्स के कारण। जब गलवान में हुआ कब सुधरा, कॉर्पोरेशन के कारण। और अब जो 1 साल से ऊपर की लगातार जो बातचीत हो रही है और भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ बरकरार खड़ा रहा, उसने बिल्कुल भी नहीं माना। प्रिंसिपल स्टैंड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना। अगर वो प्रिंसिपल स्टैंड में हम लगातार 19 राउंड्स ऑफ WNCC आफ्टर अप्रैल 2020, 21 राउंड्स ऑफ कोर कमांडर्स मीटिंग, इसके बावजूद भी नहीं माना। अब क्यों हुआ? अब क्योंकि चीन को लगा कि वाकई शी जिनपिंग जो अपने आप की बात कर रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स करेंगे, 2040 तक हम अपने इकोनॉमी बंद करेंगे। इकोनॉमी का उनके तो वहां पे लाले पड़ रहे हैं, उनके जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है उससे परेशानी हो रही है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ $150 बिलियन, $200 बिलियन यही एक। लेकिन
इसको मद्देनजर पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसी गट फीलिंग है कुलकर्णी साहब कि अचल साहब शायद थोड़ा सा आपसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसमें, पता नहीं, उनके एक सिकास्टिक सी स्माइल। अचल सर, वोरा साहब भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अचल सर पहले आपसे, क्योंकि जो कुलकर्णी सर ने जिक्र किया ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज, जिस तरीके से भारत एक आवाज बनकर ग्लोबल साउथ की उभर रहा है, फिर आप याद करिए तीसरी बार जब सर सरकार बनी तो ताइवान के जो राष्ट्रपति है लाई चिंगते, उन्होंने मोदी सरकार को बधाई दी, और जाहिर बात है कि ताइवान को अगर भारत किसी भी तरीके से क्लोज आता भी नजर आएगा तो चीन को इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखिए अलग अलग संगठनों में, खुद ब्रिक्स में भारत की मजबूत होती हुई स्थिति, फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत का उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाना, हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, लेट मी मेंशन दैट एट द सेम टाइम। अचल मल्होत्रा, आपको लगता है कि भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है जिसकी वजह से चीन भी ये सोच रहा है कि कहीं हमें थोड़ा बैलेंस तो करना होगा? नहीं, बिल्कुल मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं, मैं जो स्माइल था वो सरकास्टिक नहीं था, वो अप्रूवल और एंडोर्समेंट का था। जी, जो मैं कुलकर्णी साहब कह रहे थे, जो चाइना को लेकर वो रिडिक्यूल कर रहे थे, उसको एंडोर्स कर रहा था। जी। अब स्माइल तो मैं कंट्रोल नहीं है मेरा। सो सॉरी अचल मल्होत्रा सर, आई मिसअंडरस्टूड, सो सॉरी सर। आप नहीं, कुलकर्णी साहब नाराज हो जाते हैं मेरे से। नहीं सर, बिल्कुल नेवर विद यू। बहरहाल मल्टीपल फैक्टर्स हैं ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा ये ओवरनाइट नहीं हुआ, 54 महीने लगे, और उस 54 महीने में आप ग्लोबल टाइम्स उठा के देखिए, 50 बार ग्लोबल टाइम्स ने ऑलमोस्ट हाथ जोड़े भारत के कि आओ संबंध नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम साथ मिलके काम करेंगे। ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज आपको लीडिंग टू द रॉन्ग पाथ, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम एशियन पावर्स हैं। तो भैया उस समय ये क्यों भूल गए थे जब मोदी जी ने कहा था कि अगर 21st सेंचुरी को एशिया को बिलोंग करना है तो भारत और चीन को हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वहां तो आप चाहते हैं कि नहीं, आप सेकंड फिडल बन जाइए, नंबर 2 मेरे असिस्टेंट बन जाइए एशिया में, और फिर उसके बाद पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नेता तो मैं ही बन के रहूंगा। और क्योंकि आप क्वाड की तरफ जा रहे हैं, चाइना से थोड़ा उन लोगों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं जो चाइना के खिलाफ है, तो मैं आपके बॉर्डर पे खुराफात कर दूंगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है। ऑफ कोर्स हमारा जो प्रभुत्व है, जो हमारी क्रेडेंशियल्स हैं, इवन एज ए क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर, उसके बाद ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी मार्केट, उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज हैं, स्टेटेड पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमें ग्लोबल साउथ में भी जो हमारी एक्सेप्टेंस है, तो ये सब चीजों को चाइना डेफिनेटली देख रहा है। मैं एक चीज छोटी सी रिलेटेड ही है जोड़ देना चाहता हूँ कि हमें ये इस बात के ध्यान दीजिए कि अभी जो कुछ भी हुआ है चाइना और भारत के बीच में, कल जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, ये सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को है जो मई 2020 में था। यस, कोई बॉर्डर या कोई LAC पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। सारे के सारे मुद्दे के वहीं खड़े हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश पे उनका क्लेम बना रहेगा। और जो जितने भी मुद्दे हैं वो सब वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो रिजॉइस मतलब सेलिब्रेट करना उस दिन करेंगे जिस दिन इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केट हो जाए। अग्री सर, पॉइंट टेकन। और लेकिन क्योंकि बात गलवान की हो रही थी, गलवान पर हमेशा से बहुत टेंस सिचुएशन थी, कम से कम उसमें एक यथास्थिति उस गलवान झड़प से 20 से पहले की बन जाए, वो भी हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर। लेकिन फिर मेरा सवाल वही बचता है कि कितना यकीन करना चाहिए